हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रही हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। अगर आप एचटेट या केवीएस, टीजीटी, पीजीटी या नेट यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए, कल हमने यहाँ तक, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पीडीएफ मैंने बनाई है, क्योंकि भाई थोड़ा सा हाथ हिल जाता है कई बार, तो लेकिन दिखाई दे रहा है, धुंधला है लेकिन दिखाई दे रहा है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आपका उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार, अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ध्यान से सुन ले, मैं बोलकर बता दूंगी। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिहोत। तो 92 का रहेगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि गंगा छवि वर्णन कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो ये भी आप ध्यान रखें, गंगा छवि वर्णन क्या है, कविता है, और किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी है, सोनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो सारा द्विवेदी चतुर्वेदी लगा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिक के द्वारा यानी पीछे का याद कर लेते हैं या फिर आगे का पूरा नाम याद नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास का पोथा ये क्या है, उपन्यास है, क्योंकि ये ऐसा भी पूछ लिया जाता है कहानी, नाटक, उपन्यास क्या है, तो ये उपन्यास है। भिक्षुक कविता के रचयिता है प्रसाद है, पंत है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला है। तो भिक्षुक कविता के रचनाकार रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, निराला। भिक्षुक कविता के रचयिता रहेंगे निराला। भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास है, घनानंद है, विद्यापति है, शिव सिंह है। भ्रमर गीत के रहेंगे सूरदास, भ्रमर। और एक है भंवर गीत, भंवर गीत भी आता है, वो आप ध्यान रखेंगे। भंवर गीत और भ्रमर गीत दोनों अलग अलग हैं। तो भंवर गीत के रहेंगे नंददास, ठीक है, नंददास रहेंगे भंवर गीत, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। भंवर गीत के रहेंगे नंददास, भ्रमर गीत के रहेंगे सूरदास। आगे बढ़ते हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद है, अज्ञे है, जयशंकर प्रसाद है, जनेंद्र हैं। तो ईदगाह कहानी के रचयिता हैं प्रेमचंद, अज्ञे, और ये आप सभी जानते हैं प्रेमचंद की रहेंगे इसके ईदगाह कहानी के, जिसने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद ने। इनकी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आप याद रखिए। प्रेमचंद की कहानियाँ बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, आगे धर्मवीर भारती हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ज़्यादातर रचनाएं जो लिखी है राष्ट्रभक्ति से संबंधित लिखी हैं। तो ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इनकी रचनाएं आप याद रखेंगे, क्योंकि बार बार झांसी की रानी भी इनकी बहुत प्रसिद्ध एक रचना है, यानी कविता है। संदेश रासक के रचयिता अमीर खुसरो अब्दुल रहमान, रसनिधि रसलीन। तो संदेश रासक के कविता के रचयिता अब्दुल रहमान रहेंगे, संदेश रासक, ठीक है। तो ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर देखें दोस्तों, अगर आप एचटेट, टीजीटी, पीजी, एचपीएससी पीजीटी या फिर एएमआर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका हिंदी साहित्य है, व्याकरण है, और संपूर्ण एनसीईआरटी है। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी आप अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप चैनल के अबाउट में जाकर भी उससे जुड़ सकते हैं। और ये सभी यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका बिल्कुल निःशुल्क है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका बिल्कुल निःशुल्क रहने वाले हैं। अगर आप निःशुल्क की तैयारी करना चाहते हैं
तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करते हुए आल का बटन, घंटी दबाकर आल का बटन दबाना ना भूलें। तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। साखी के रचयिता हैं सूरदास है, रशखान है, कबीरदास है, रहीम है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसके आपके रचयिता रहेंगे कबीरदास। साखी कई बार पूछा जाता है कि साखी कितने भागों में, तो याद रखिए साखी शब्द रैमनी, ये इनकी जो कबीरदास की रचनाएं हैं साखी शब्द रैमनी 3 भागों में बांटी गई हैं। कई बार पूछा जाता है कि 2 भागों में, 3 भागों में, तो आप याद रखेंगे साखी शब्द रैमनी। शब्द में ब पूरा आएगा क्योंकि ये शब्द होता है आपकी व्याकरण वाला शब्द, और ये शब्द होता है आपके भजन कीर्तन जो होते हैं ना, इस तरह जो लय के द्वारा गाए जाते हैं, भगवान से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए गाए जाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। मसी कागज छुए नहीं, कलम गए नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता, ये बिल्कुल आसान है, ये कबीरदास आप सभी जानते हैं। लोग है लागे कवित बनाओ तो मोहे तो मेरे कवित बनाओ, तो ये भी आपको सभी को याद होगा कि लोगों को कविता बनाते हैं लेकिन मुझे तो लोग कविता बनाते हैं लेकिन मुझे मेरी कविता बनाते। कहने का अभिप्राय ये कि मेरी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं, इतनी कि लोग मुझे कविता के द्वारा ही जानते हैं, मैं कविता उन्हें बनाया हूँ। केशवदास, घनानंद, भिखारीदास, पद्माकर, तो इसका आपका उत्तर रहेगा घनानंद। और घनानंद को क्या है, रस वो कहा जाता है रसिक। तो इन्होंने सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करते थे, तो ये उसी नर्तकी पर इन्होंने बहुत सा काव्य लिखे हैं, जैसे सुजान सागर है इनका, सुजान सागर हैं, तो वो भी बहुत, सुजान सागर इन्होंने अपनी प्रेमिका की याद में लिखा है, सुजान सागर, इससे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इसके एक और आता है सुजान विनोद, सुजान विनोद, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, सुजान विनोद है वो देव का है, सुजान विनोद। तो अब आपके मन में दिमाग में ये होगा कि ऐसे ऐसे नाम कैसे याद करेंगे, मिलते जुलते नाम, तो मैं बताती हूँ आपको। विनोद में लास्ट में दया है तो दय से देव, विनोद में लास्ट में दया आ रहा है तो उसको दय से देव। सुजान सागर रहेंगे, सुजान सागर के घनानंद रहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षण, अभिधा अधम व्यंजना रस उल्टी कैत प्रवीण, तो इसका आपका उत्तर रहेगा, तो देखिए 102 की आगे बढ़ते हैं, 102 भिखारीदास, बिहारी देव चिंतामणि, तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभिधा उत्तम काव्य लक्षण मध्य लक्षणालेन, बार बार परीक्षा में आया है, याद रखेंगे देव है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, 103 का उत्तर रहेगा जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जयशंकर प्रसाद। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों को प्रत्यक्षीकरण, इसके साथ ही मनुष्य का हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना है, कर उनके साथ मनुष्य हृदय को सामंजस्य स्थापित करना। यानी कविता का लक्ष्य क्या है, जो जगत के मार्मिक पक्षों, यानी जो दुख दर्द, जो उनकी हृदय की गहराई तक को समझना है, इसके साथ मनुष्य का हृदय और फिर मनुष्य का हृदय अपनी कविता के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र हैं, तो और जयशंकर प्रसाद है। तो 104 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते हैं, आप सभी जानते हैं, उनको अच्छी प्रकार से आप याद रखिए। केवल मनोरंजन है कवि का मरम कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मरम होना चाहिए। यानी केवल मनोरंजन, यानी जनता का मनोरंजन कवि करना ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, यानी कार्य उनका सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, उसमें उपदेश भी होने चाहिए, यानी समाज को एक नई दिशा दे सके, प्रेरणा स्रोत बन सके, पथ प्रदर्शक बने, ऐसा भी उपदेश होना चाहिए, इनके अंदर गहराई से दुख दर्द को समझ सके। तो ये बात किसने कही है, यानी ये पंक्तियाँ किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है, मैथिली शरण गुप्त की है, हरिओद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये रहेगी आपकी मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली क्षणगुप्त कई बार शुद्ध में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें मैथिली क्षणगुप्त ऐसे लिखा जाता है। ये आप देखिए, एक बार फिर से मैं लिख के बता देती हूँ, हो सकता है धुंधला दिखाई दे रहा हो। मैथिली क्षणगुप्त, मैथिली क्षणगुप्त, ठीक है, ये मैथिली क्षणगुप्त ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, देख लीजिए। क्रोध अचार का मुरबा, क्रोध ये बैर क्रोध का अचार या मुरबा है, कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये रहेंगे रामचंद्र शुक्ल। मैं बार बार बोल रही हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं उनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, क्योंकि हर परीक्षा में दो कम से कम 2 कथन तो पूछे जाते हैं, तो उनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। शब्दों सहित काव्य में एक पंक्ति किसकी है, यानी उक्ति किसकी है? मम्मट की है, भामह की है, कुंतक की है, चिंतामणि की है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों सहित काव्य में भामह की है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, मतलब 2.5 अक्षर, यानी 2.5 अक्षर होते हैं ना प्रेम के, आधा जिसको आप बोलते हो, तो उसके पढ़ने से पंडित हो जाता है। यानी कि पाथी पाथी पढ़ के पंडित बयान कोई, ताजड़ मुल्ला बांग दे क्या भैरव खुदा, ये ऐसी पंक्तियाँ बोलिए कि मतलब कि आप कितना ही पढ़ लिख लो, अगर आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हो, यानी प्रेम भाव से नहीं रखते, तो आप क्या निरक्षर हो या अनपढ़ ही हो। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो और एक मानवता का धर्म अपना रहे हो, तो वही आपकी सच्ची पढ़ाई। ऐसा किसने कहा है? इन पंक्तियों का ये अर्थ है। मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो 108 का आपको उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मेरे रचयिता हैं, जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली क्षणगुप्त, सियाराम क्षणगुप्त। तो वही मनुष्य है, मनुष्य के लिए मरे, मैथिली क्षणगुप्त का है। मैं से मनुष्य या मरे, इसमें मैं की बार बार आवृत्ति आ रही है, तो इसमें मैं आया है मैथिली क्षणगुप्त। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, और मेरा मतलब ये कि आप सभी को साथ लेकर चलना, किसी न किसी तरह से आपको आपका बस एग्जाम हमारा क्वालिफाइड हो, बाद में ज्ञान लेते रहना। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ ज्ञान लेने में लगे रहते हैं, और फिर क्या है, वो उनका पेपर छूट जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, कहाँ से तैयारी करें। अंधाधुंधा अपने पाठ्यक्रम को देखते नहीं है, वैसे तैयारी करते चले जाते हैं। इनमें कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? नाबादास, रस खान, नंदास, अमीर खुसरो। तो ये तो बार बार परीक्षा में आता है। तो देखिए अमीर खुसरो ये क्या है? ये आदिकाल के हैं भाई, अमीर को भक्ति काल के नहीं है, अमीर खुसरो आदिकाल के हैं, ठीक है। और ऐसे अमीर ऐसे आदिकाल, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। बिहारी ने क्या लिखे? पद दोहे चौपाई कविता। तो इसको आप याद रखेंगे, बिहारी ने क्या लिखे? दोहे लिखे हैं। और इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ठीक है, रामचरितमानस है, आंसू, एक कंठ विश्वाई, बिहारी रत्नाकर है। तो 112 का उत्तर रहेगा आपका रामचरितमानस। रामचरितमानस आप सभी जानते हैं तुलसीदास की रचना है। इसमें राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है, तुलसीदास की है। और प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य महाकाव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं, महाकाव्य को, ठीक है, प्रबंध काव्य कहते हैं। निम्नलिखित में से के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये आप याद रखेंगे, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैंने वीडियो बना रखी ट्रिक के द्वारा, और ये बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, वो आप ज़रूर देखिए ताकि आपके अच्छी प्रकार से याद हो जाएं। और साहित्य पुरस्कारों के सारे पुरस्कारों के बना रखे हैं, और ट्रिक के द्वारा आप याद करोगे, मैंने उसको अच्छी प्रकार समझाया, वहाँ देखेंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की? पृथ्वीराज रासो है, आदिकाल की रचना है। और इसके लेखक हैं सभी जानते हैं, चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई। तो देखिए यहाँ एक बार मैंने कम्युनिटी में प्रश्न डाला था, तो कई अभ्यर्थियों के प्रश्न आए थे कि मैम ये इतने हैं। तो कब देखो आपने सर्ग रट रखे 69, ये बार बार परीक्षा में 69 सर्ग है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ छंद, तो उसे अभ्यर्थी का जो कमेंट आया था कि मैम 69 है सर्ग, आपने इसमें 68 क्यों लिख दी, यानी 68 क्यों लिख दी? भाई हम तो हिंदी वाले हैं, तो हिंदी वाले में याद करेंगे, 68 करेंगे, ये 8 का है, 68। तो मैंने उसे कहा भाई आप अपनी कम्युनिटी में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ें, तो आप भी वहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। हालांकि उसकी गलती नहीं, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है, क्योंकि सर्ग क्या है 69 69 सर्ग है।
69 सर्ग पढ़ने के। अब क्या आप और जो पूछे उसको आप ध्यान से नहीं देखते हो। छंद क्या है 68 है, याद रखेंगे छंद 68 है और 69 क्या है सर्ग है पृथ्वीराज रासो में। और चंद्र बरदाई की रचना है, ये हिंदी का पहला महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का, तो इसमें याद रखें पृथ्वीराज रासो। और अगर महाकवि पूछा जाए तो महाकवि क्या है चंद्र बरदाई है। और ये किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो महाकवि है वो चंद्र बरदाई। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। तो एक प्रश्न के साथ मैंने आपको कितने प्रश्न बता दिए, ये आदिकाल की रचना है। इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते हैं सारे याद किया करो। ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल वही का वही प्रश्न थे, क्या पता उससे बनने वाले प्रश्न और आ जाएं, तो आप हर तरह से आप तैयार रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है, भारत भूषण अग्रवाल है, तुलसीदास है, सुमित्रानंदन पंत है, नागार्जुन है। तो देखिए छायावादी आपका सुमित्रानंदन पंत है। अब छायावादी कवि पर मैं थोड़ा प्रकाश डालती हूँ, जिसमें सुमित्रानंदन पंत हो गया 1 नंबर। 2 आप याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद को, और आप तीसरा याद करेंगे निराला को, और चौथा याद करेंगे महादेव वर्मा है। अब ठीक है, ये तो मुख्य और भी हैं बहुत, लेकिन ये मुख्य है महादेव वर्मा। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रवर्तक माना है छायावादी को, यानी छायावाद का अलग अलग। सुमित्रानंदन पंत को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, दुलारे ने माना है वाजपेयी ने, ठीक है, छायावाद का प्रवर्तक। अब देखो ये हो गया, याद करेंगे। फिर अब जयशंकर प्रसाद को माना है इलाचंद्र जोशी ने, जयशंकर प्रसाद को माना है इलाचंद्र जोशी ने, इलाचंद्र जोशी ने, इलाचंद्र जोशी ने माना है। अब देखो, अब मुकुटधर पांडे को माना है, मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे को माना है रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। अब बहुत सारे रामचंद्र शुक्ल को ने माना है कि मुकुटधर पांडे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी को एक कंफ्यूज रहता है। पहले मैं एक प्रश्न पूरा करती हूँ फिर आपसे पूछूंगी। अब ये आपसे पूछ लिया जाए छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक, छायावाद, भाई को मैं थोड़ा साफ करके लिखती हूँ, छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक, वास्तविक प्रवर्तक। अब बताओ, तो अपने दिमाग में आपने सोच लिया होगा छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक। अब ये आएगा आपका छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक आएगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर इलाचंद्र जोशी ने जिसे माना है, इलाचंद्र जोशी ने। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये रहता है कि संशय रहता है कि भाई जो हमारे आलोचना में, हमारे साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का बहुत ऊंचा स्थान है, तो भाई मुकुटधर पांडे को उसने माना है रामचंद्र शुक्ल ने, तो वास्तविक प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हुआ। और ये मैं 100% कह सकती हूँ, आपको मुकुटधर पांडे पक्का मिलेगा ऑप्शन में। और आप ज़्यादातर अभ्यर्थी हुए, जिसने पढ़ा है वो तो जयशंकर प्रसाद करेगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो लॉजिक लगाएगा तुरंत कि मुकुटधर पांडे आएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है। तो आप ये गलती ना करें, छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद आएगा। और इलाचंद्र जोशी पूछ लेता है तो भी जयशंकर प्रसाद आएगा। अब नंद दुलारे वाजपेयी पूछे तो सुमित्रानंदन पंत आएगा, और छायावाद का रामचंद्र शुक्ल का पूछे तो मुकुटधर पांडे आएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा भाई, ये लिखा है कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो ये रहेगा आपका आलोचना। जो नामवर सिंह है इन्हें अधिकांश क्या लिखी, आलोचनाएं लिखी हैं। आत्मजय के रचयिता हैं श्रीकांत है, नरेश मेहता है, कुंवर नारायण है, मुक्तिबोध है। तो 117 का आपका रहेगा आत्मजय के कुंवर नारायण। अब देखो ट्रिक ये थोड़ी याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं, कितनी आप रटोगे भूल जाओगे। तो याद रखें आत्मजय, यानी अपने आप पर जय कौन प्राप्त करता, कुंवर करते। कुंवर युवा को बोलते हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लड़के होते हैं, जवान लड़के, उसे कुंवर बोलते हैं, आत्मजय। अब देखो आप तैयारी कर रहे हो HPSC की या किसी भी परीक्षा की, HPSC HTET की, जिस भी, तो आपके लिए सबसे जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता और आपका समय का सदुपयोग। अब ये सिलेबस में नहीं है, कहीं आप सोचेंगे मैडम क्या बताएं, लेकिन बस सुनो एक बार एकाग्रता। अब क्या है कि आप अपने जो आपकी दिनचर्या है, आपका घर का कार्य, जो भी आपकी जिम्मेवारी है अपने परिवार के प्रति,
अपने खुद के प्रति। तो अगर आपका जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, उसके लिए अपने आप पर विजय प्राप्त करनी होगी, आपने किस समय क्या करना है। तो ऐसा कौन कर सकता है, बुजुर्ग कर नहीं सकता क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, बच्चा है उसको ज्ञान नहीं है इतना, क्या करे। लेकिन जो कुंवर होते हैं, जो युवा पीढ़ी होती है, उसी को अपने आप पे विजय प्राप्त करनी है, तो तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लॉजिक लगाकर याद कर लिया करो। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता है भारतेंदु दूरदर्शन, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। तो 118 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य। ठीक है। रामलीला नेछु के रचनाकार है रत्नाकर है, रैदास है, तुलसीदास है, घनानंद है। रामलीला नेछु के रचनाकार रहे ऑप्शन नंबर सी। देखो भैया, रामलीला नेछु है, तुलसीदास है, भैरवी रामायण है, ठीक है, हनुमान बाहुक है, ये सारी रचनाएं लगभग 12 से 14 ये रचनाएं तुलसीदास की हैं। इसे आप याद रखेंगे, रामलीला नेछु। ठीक है। और ये क्या है, खंड काव्य है। अगर ये पूछ ले जाए क्या है, खंड काव्य है, ये भी आप याद रखेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है सेठ गोविंदास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण। तो ये क्या है, इसका रहेंगे मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक है। बार बार पूछा जाए, आषाढ़ का एक दिन कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, तो आप याद रखेंगे आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक है। और किसका है, मोहन राकेश का है। यामा के रचयिता कौन है, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, मीराबाई। तो यामा के रचनाकार महादेव वर्मा। अब देखो ट्रिक देखना, या माँ, यह क्या है, माँ की उच्चारण, माँ कौन है, हमारी महादेवी है, या माँ। हालांकि ये बार बार परीक्षा में पूछे, सबको याद होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है कोई अभ्यर्थी, तो उसके लिए बता देती हूँ कि ये माँ हमारी कौन है, महादेवी है। अब देखो, एकमात्र ऐसी कवित्री जिसे एकमात्र रचना के लिए गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आप ध्यान रखेंगे 1982 में पहली बार, 1982 में, लगभग 1982 है, पहली बार एकमात्र रचना के लिए, बाद में तो संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा था ना ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन एकमात्र रचना के लिए और एकमात्र ऐसी कवित्री जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो महादेव वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी आप याद रखेंगे। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है श्रीकांत है, सुमित्रा पांडे धूमिल है, सुदामा पांडे धूमिल है, आगे है, रघुवीर है। तो आप याद रखेंगे 122 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। संसद से सड़क तक काव्य है, ये क्या है, काव्य, याद रखें, सुदामा पांडे धूमिल। चीफ की दावत कहानी, एक मिनट, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार डॉक्टर देवराज हैं, राजेंद्र प्रसाद है, भीष्म साहनी है, दुष्यंत कुमार है। तो 123 का रहेगा भीष्म साहनी क्या है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है। पहले तो ये चीफ की दावत रचना किसके, भीष्म साहनी की। अब ये क्या है, कहानी है, क्योंकि आप ये याद रखते हो चीफ की दावत किसकी, भीष्म साहनी के। वहाँ आपसे पूछ ले कहानी है, नाटक, उपन्यास है, निबंध है, तो आप भूल जाते हो। तो आप, मैं ये कहती हूँ कि आपको परीक्षा में अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र लेकर तैयार रहना है। आपको ये संपूर्ण इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते सारे याद किया करो, ठीक है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार है जसपाल है, अमृतलाल नगर, संजीव है। तो 124 ये डी है इसका, संजीव है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार। देखो कट गया है तो भाई, वैसे हमारे यहाँ उत्तर में भी नहीं है, तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार है संजीव। तो संजीव आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पर आए तो। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद है, नहीं राजेंद्र यादव है, रांगे राघव है, प्रेमचंद है, अमरकांत है। तो रंगभूमि के रहेंगे आपके रचनाकार ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। रंगभूमि उपन्यास है, ये भी आप याद रखेंगे। अब इनके प्रेमाश्रम भी इन्हीं का है, प्रेमाश्रम याद रखेंगे। गोदान भी इन्हीं का है, प्रेमाश्रम, गोदान, प्रेमाश्रम। और क्या है, ये क्या है इसका, मंगलसूत्र। कई बार पूछा गया है कि कौन सा इनका उपन्यास है जो अधूरा है, तो इनका मंगलसूत्र क्या है, अधूरा है। जो इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था, ये आप याद, बहुत बार पूछा जाता है कि मंगलसूत्र कौन सा उपन्यास इनका अधूरा है, तो मंगलसूत्र है। किसने पूरा किया था, अमृत राय। अमृत राय कौन थे, इनके पुत्र थे, ठीक है। अब कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसको प्रेमचंद को कहा जाता है कहानी सम्राट, ये भी याद रखेंगे, ठीक है।
अब ये क्या है, उर्दू में किस नाम से लिखते थे? उर्दू में नवाब राय से लिखते थे, नवाब राय से उर्दू में लिखते थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका अमृत राय था। नहीं, वास्तविक तो इनका नवाब राय और ये रिश्ता था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी थी, ये भी आप याद रखेंगे। उर्दू में नवाब राय नाम से 300 से ज़्यादा गोदान इनका था। और एक इनका सोजे वतन है, सोजे वतन। तो ये आप याद रखेंगे कौन सा इनका ऐसा उपन्यास था जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो सोजे वतन था। सोजे वतन के बाद ये प्रेम, पहले नवाब राय से लिखते थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सोजे वतन के बाद ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। ठीक है, तो ये इधर जितने प्रश्न बनते हैं याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जनो बिद्दु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता है, रचयिता देख लेना शुद्ध के लिए, तुलसीदास, दादू, कबीरदास, रहीम। तो 126 का आपका रहेगा तुलसीदास। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बासी समानी। 127 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये रैदास की पंक्तियां हैं। देखो सारी की सारी पूछी गई हैं, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास है, मीराबाई है, तुलसीदास है, गिरिधर है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास है। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, तुलसीदास। प्रेम 25 कहानी संग्रह के रचनाकार है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, अज्ञे है, यशपाल है। तो 129 का आपका रहेगा प्रेमचंद है। ठीक है, और इसे अज्ञे को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है, अज्ञे को। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। देवर्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैनेन्द्र भी इसी में आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? 130 का रहेगा सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। तो ये मैं बता चुकी हूँ। और आसान प्रश्न भी है, साहित्य के यानी हिंदी साहित्य में जो अच्छा काम करता है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब तो ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। 1982 से पहले ये एक रचना के लिए दिया जाता था। प्रेम सागर के लेख कौन हैं? तो ये रहेंगे आपके इंसाल्लाह खां, लल्लूलाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका आपका उत्तर रहेगा प्रेम सागर का 131 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर के रहेंगे लल्लूलाल। तुलसीदास जी ने अपने रचना में किसका वर्णन किया? शिव का, कृष्ण का, राम का, विष्णु का। तो ये आप याद रखेंगे, राम का कहा किया है। और कृष्णदास ने भी, पहले मैंने उत्तर बता दिया आपको। सूरदास ने किसका किया? वैसे आप सभी जानते भी है, ये कोई बताने वाली बात है भी नहीं। सूरदास ने कृष्ण का किया है, तुलसीदास ने राम का किया है। अब कबीरदास का आ जाए तो आप क्या करेंगे? कबीरदास ने किया तो राम, उन्होंने राम का नाम दिया है, लेकिन उनके नाम क्या थे? राम क्या थे? निर्गुण थे। निर्गुण के उनके राम का कोई आकार नहीं था। वो कहते कण कण में भगवान समाया है, हर जीव में भगवान है, कण कण में, मिट्टी के हर कण में भगवान है। लेकिन तुलसीदास के राम और उनके राम में क्या अंतर है? इनके नाम है सगुण। सगुण क्या होता है? क्योंकि तुलसीदास के जो राम थे वो दशरथ पुत्र राम थे, इनके राम का आकार था दशरथ पुत्र राम को ये अपना वो आराध्य मानते थे, अपने देवता, अपने भगवान मानते थे। कबीर के राम थे वो निर्गुण राम थे। और इसमें सूरदास ने किसका वर्णन किया है? कृष्णदास का। मीराबाई ने किसका है? कृष्णदास का किया है। तो राम आप याद रखेंगे। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो पहला तो ये त्यागपत्र क्या है? उपन्यास है, ये याद रखेंगे आप। अब ये है किसकी रचना? ये जैनेन्द्र की है। ये क्या है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है जैनेन्द्र। तो मनोविश्लेषणवादी क्या होता है कि मतलब अंदर तक की, जैसे किसी भी जो पुरुष की या महिला की जो भी है, नर नारी की, बिल्कुल उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो भावनात्मक उपन्यास होते हैं, भावनाओं से जुड़े वो लिखे इन्होंने।
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। 134 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषाओं में साहित्यकार के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद है भारतीय भाषाओं में, यानी भारतीय भाषा कितनी है 122 नहीं माफ़ कीजिए 22 भाषाएं, 22 में जो आपकी अनुसूची है 8वीं अनुसूची, कई बार ये आपका उसका प्रश्न रहेगा जीके का भी। ठीक है, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, अनुसूची 8वीं में भाषाओं का वर्णन है। अब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा के अनुच्छेद में 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है, 343 से 351 तक, और 343 में भी ए है, ए से शुरू होगा, ए 343 से हो सकता है वहाँ ए बी जड़ ऐसे दिया जाए, तो 343 ए से शुरू हो जाता है 351 तक हिंदी भाषा का। अब ये क्या है, ये तो हमारी, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा के विकास का, तो विकास 51 में आएगा, और उनका वर्णन है शुरुआत होती है 343 से, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी 22 भाषाएं हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है सुमित्रानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञे है, महादेव वर्मा है, तो ये भी आप याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत है। और इनकी जो है रचना है वो चिदम्बरा है, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, ये 1968 में मिला था, ये भी आप याद रखेंगे। 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पहली बार। ठीक है, विनय पत्रिका के रचयिता है, तो विनय सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, केशवदास है, तो ऐसा आप सभी जानते हैं तुलसीदास है विनय पत्रिका। और कई बार विनय पत्रिका की भाषा पूछ ली जाती है, तो इसकी भाषा है ब्रज। अब रामचरितमानस आ जाए तो क्या है, अवधी है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये संशय रहता है कि मैम तुलसीदास की भाषा कहीं पर ब्रज है, कहीं पर अवधी है, कौन से, अभी कितनी रचनाओं को, देखो भाई ये आज की बात आप नहीं भूलोगे, जिसमें भी राम आता है, राम, उनकी जितने भी राम आते, जैसे हनुमान, जैसे रामलीला नेचु है, रामचरितमानस है, भैरवी रामायण, तो ये जिसमें भी राम आता है वो सारी की सारी क्या है, अवधी भाषा में है। जिनमें भी राम आ जाए अवधी भाषा है। उसके अलावा जिसमें क्या है, ब्रज भाषा में, जैसे विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, रामचरितमानस क्या है, अवधी भाषा में। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। मानस कांस लेखक का नाम है मानस कांस। जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, अमृतलाल नागर है, तो इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है अमृतलाल नागर। क्या है, मानस का हंस के लेखक है अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसको आप याद रखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह है वो मजदूरी और प्रेम के रचनाकार। और ये क्या है, मजदूरी और प्रेम क्या है, निबंध है। और क्या है, सरदार पूर्ण सिंह। अब आपके मन में ये पक्का सवाल होगा, कितनी रचना याद करें। बहुत सारे अभ्यर्थी कैसे करते हैं कि भाई कितने याद करें, बहुत सारी होती हैं भैया याद करने के, कितने याद करें। लेकिन मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगी। एक मिनट, थोड़ा सा भैया हिल गया है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें आप। हाँ, ये यहाँ पहुँचे थे हम। तो इसमें क्या है, मजदूरी और प्रेम। अब देखो आजकल क्या होता है कि न तो मजदूर का हर जगह शोषण होता है, ठीक है, उसके साथ पक्षपात होता ही है, क्योंकि कहीं उसका अभी कोई फिक्स समय नहीं होता है इतने बजे, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है। अब क्या है, कई जैसे जो हमारे देहाती होता है, जो ग्रामीण अंचल होता है, उसमें ऐसा भी होता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि मजदूर को पहले कितने पैसे बताए जाते हैं, बाद में उसको तोड़कर बेचारे को कम ही दिए जाते हैं। तो आजकल न तो मजदूरी पूरी मिलती है और न ही प्रेम पूरा मिलता है। प्रेम में भी अब ये नहीं कि वह एक नायक और नायिका का ही प्रेम होता है, हर क्या है दोस्त का भी प्रेम आजकल पूर्ण नहीं होता है। सभी ज़्यादातर प्रेम तो अपने स्वार्थ पर टिका होता है। तो न मजदूरी प्रेम पूरी मिलती है और न प्रेम पूरा मिलता है। तो ये क्या है, सरदार पूर्ण सिंह, आप इसे याद रखेंगे, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। कलम का सिपाही क्या है, आत्मकथा है, रेखा चित्र, संस्मरण है, जीवनी है। तो कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ ये जीवनी है किसकी है, ये जीवनी इस लेखक पर प्रेमचंद पर लिखी गई है।
अब ये कहोगे मैम ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी नहीं है। अब इनका बेटा था प्रेमचंद का अमृत राय। अमृत राय ने इसे क्या है लिखा था, प्रेमचंद कलम का सिपाही। अब हर क्या है, हर पुत्र अपने पिता को सिपाही मानता है, तो इसलिए भाई चाहे वो कलम का सिपाही हो चाहे सेना का सिपाही हो। अब आपके मन में एक और सवाल देखिए, कलम का मजदूर। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी को ये याद होगा, लेकिन कुछ नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनके लिए बता दो कि मुझे तो सबको साथ लेकर चलना होता है। कलम का मजदूर किसकी है, मदन गोपाल की। तो इसकी मैं 2 ट्रिक बताऊंगी आपको। पहली ट्रिक है ये मैंने बताया कि हर पुत्र अपने पिता को सिपाही मानता है, चाहे वो कलम का हो चाहे सेना का हो। तो सिपाही कौन मानेगा, उसका बेटा ही मानेगा। तो अमृत राय किसका बेटा है, प्रेमचंद का है। तो उन्होंने कलम का सिपाही अपने पिता को मान लिया, ये उनके जीवनी लिखी। अब कलम का मजदूर जो दूसरा आदमी होगा वो तो मजदूरी मानेगा। अब क्या है, उन्होंने कहा कि कलम की मजदूरी करता था कौन, प्रेमचंद। तो मदन गोपाल, मैं से मजदूर, मैं से मदन गोपाल, ये 2 ट्रिक हैं। एक तो मैं से मजदूर हो गया और एक से मैं से मदन गोपाल, ठीक है। इसके साथ ही अपना बेटा होता है वो अपने पिता को सिपाही मानता है, तो वो क्या है जीवनी, हालांकि दोनों जीवनी है। ये तो होगी कलम का मजदूर मदन गोपाल की, कलम का सिपाही होगी अमृत राय की। अब एक और जीवनी लिखी गई थी प्रेमचंद घर में। अब ये देखो प्रेमचंद घर में, अब देखो अब घर में उसके क्या क्रियाकलाप होते थे। मान लें आपके घर में क्रियाकलाप है, जैसे आप सुबह क्या काम करते हो, दोपहर में क्या करते हो, शाम को करते, तो ये नज़र कौन रख सकता है, एक पत्नी ही रख सकती है। अभी आपके दोस्तों को भी नहीं पता होगा कि आपसे वो अलग होने के बाद क्या करता है, या फिर आपकी माँ बता सकती है या आपकी पत्नी बता सकती है। अब क्या आप युवा हो गए हो तो माँ तो इतना नज़र रखती होगी, पत्नी ही रखती है। तो प्रेमचंद घर में कौन लिखेगा, उनकी पत्नी शिवरानी ने लिखा है, शिवरानी ने प्रेमचंद घर में, ठीक है। शिवरानी की इनकी दूसरी पत्नी थी, इनकी 2 शादियां हुई थी, तो शिवरानी इनकी पत्नी ने लिखा है, याद रखिए। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है महादेव वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसको आप याद रखेंगे, 140 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में इतने दुख दर्द समाये थे, वैसे तो सबके जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो संघर्षशील, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखी थे, क्योंकि इनकी बेटे के जन्म देने के तुरंत बाद इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तो इनका पालन पोषण, इनकी बेटी का पालन पोषण ननिहाल में किया जाता है, यानी मामा के घर में किया जाता है। और फिर इन्होंने शादी निराला जी ने इनकी बगैर दहेज की, उस समय की बात है, देखोगे कितने आधुनिक युग ने आगे की सोचने वाले थे, बिना दहेज के, बिना किसी हिंदू समाज की जो परंपराएं उनको तोड़कर ये खुद ही पंडित बने थे। और खुद ने अपनी बेटी का, सरोज समर्ति जो विश्व का सबसे बड़ा शोकगीत माना जाता है, सरोज समर्ति, इन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखा था। बेटी की उनकी जो उन्होंने किस तरह पालन पोषण किया, किस तरह उनकी पढ़ाई लिखाई की, किस तरह उसकी शादी की, सब कुछ है। सरोज समर्ति पढ़ के देखना, बड़ी दर्दनाक कविता है और ये विश्व की सबसे बड़ी कविता मानी है शोक गीत के माध्यम से, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी दुखी जीवन की, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की कथा दुखी दुख रही है, मैं क्या कहूँ जो आज तक नहीं की, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपके 140 प्रश्न, वैसे कहने को तो 140 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग आपके 200 से ज़्यादा प्रश्न करवा दिए, क्योंकि एक प्रश्न मैंने 4-4, 5-5 करवाए हैं, तो लगभग 200 से 250 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। जिसने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी, 2 मैं वीडियो पहले डाल चुकी हूँ एस्टेट वालों के लिए, जिसमें विकल्प वाले प्रश्न आते हैं उनके लिए, वो देख सकते हैं। और इसी तरह हमारी निरंतर क्लासेस चलेंगी। जब आपका एस्टेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं जितने भी आपके जो अब तक के एस्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर है, चाहे टीजीटी पीजीटी, वो सारे सोल्व करवाऊंगी और बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। अगर आप निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और घंटे वाला निशान जरूर दबा दें। उसके बाद आपका आल का बटन दबा देना, तब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुँच जाएंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।